इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो आज शुरू करते हैं द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि कास्ट लॉज बाय ज्योतिराव फुले। दोस्तों, आपको शॉर्ट हिस्ट्री इंडिया की पता होगी कि 1843-45 के करीब से ज्योतिराव फुले इंडिया के आद्य सुधारकों में से उभर कर आए थे। आद्य सुधारक का मतलब क्या हुआ कि ज्योतिराव फुले भारत के सबसे शुरुआती समाज सुधारकों में से एक रहे हैं। 1850s का वो टाइम था जब ज्यादा तौर पर कोई समाज सुधारना करने के लिए आगे नहीं आए हुए थे या उभर कर नहीं आए हुए थे। उस समय पे कुछ ऐसी बातें थे कि जो अंग्रेज लोग थे उन्हीं को अच्छा समझना शुरू हो गया था। साथ ही साथ जो समाज के अंदर विकृतियां हैं उनके खिलाफ कोई आवाजें नहीं निकल रही थी। ऐसे दौर में ज्योतिराव फुले एक महान नेता के तौर पर, एक महान समाज सुधारक के तौर पर उभर कर आए। यही रीजन है कि आज हम उनको महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से बुलाते हैं। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर उनकी लिखी हुई बुक जिसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी का मतलब होता है गुलामी, यानी कि स्लेवरी। इस किताब की जो प्रीफेस है उसमें से इस चैप्टर को लिया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जब गुलामगिरी की हम बात करते हैं या गुलामी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले उभर कर नाम आता है अमेरिका का। जब कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढ निकाला तो सबसे पहली बात तो वहां पे जो शुरू हुई वो थी स्लेवरी, गुलामी। क्योंकि देखिए, जो अमेरिका खंड था उस पे वहां पे ओरिजिनल कुछ लोग रहते थे। जब वहां पे यूरोपियंस गए, जो कि कोलंबस एक यूरोपियन थे, तो वो अपने साथ वहां पे कॉलोनी लेकर गए और वहां पे रहने वाले जो लोकल लोग थे लगभग उन सबको खत्म कर डाला। आज की डेट में जब हम 21st सेंचुरी में देख रहे हैं तो जो उस समय के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, ओरिजिनल लोग जो अमेरिका में पहले रहा करते थे, उसमें से अभी हार्डली 1 या 2% लोग आज की डेट में जिंदा है। तो पहली बात तो ये हुई कि वहां पे रहने वाले ओरिजिनल लोग उन्होंने मार डाले। और दूसरी बात, अब इतना बड़ा खंड था, इतनी ज्यादा जमीन वहां पर अवेलेबल थी, तो जो यूरोपियंस थे उन्होंने देखा कि यहाँ पे खेती की जा सकती है और बहुत कुछ उगाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने अफ्रीका खंड से जो अफ्रीकन लोग थे, निग्रो लोग थे, उन लोगों को धीरे धीरे वहां पर बसाना शुरू कर दिया और उनसे गुलामों की तरह काम करवाया। वहां की जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी और उस जमीन में से कपास और गन्ना, ये प्रमुख फसलें थी जो लेने के लिए जो निग्रो लोग थे उनसे गुलामों की तरह बहुत ज्यादा काम कराया गया। अब ये मैंने आपको हिस्ट्री बताई अमेरिका की। ये हिस्ट्री बताने के पीछे एक रीजन ये था कि महात्मा ज्योतिबा फुले अपने जवानी के दिनों में जो यूरोपियन राइटिंग्स है उनसे काफी हद तक प्रभावित हुए थे और उन प्रभावी जो राइटर्स है उन्हीं की आइडियोलॉजी से आगे उन्होंने अपनी खुद की आइडियोलॉजी बनाई। और वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो ब्राह्मण्स आए, ये कोई यहाँ के ओरिजिनल लोग नहीं, कोई एबोरिजिनल्स नहीं है। वो कहते हैं कि जो यहाँ पे ब्राह्मण सोसाइटी आज की डेट में थी, उस समय पे जो थी वो 3000 साल पहले कुछ उस समय में आर्यंस लोगों के तौर पर इंडिया में आई थी। अब वो क्यों आए, उसका एक रीजन था कि इंडिया की जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। जैसे आज हम देखते हैं ग्रेट प्लेन्स हम कहते हैं उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया के पूरे एरिया को, तो वो जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। और ये रीजन था कि जो यूरोपियन लोग थे वो इस ओर अट्रैक्ट हुए। यहाँ की धन संपत्ति, यहाँ की खेती, यहाँ की दौलत को देखकर वो यहाँ पे आए। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो वो यहाँ पे शांति से रहने के लिए नहीं आए, बल्कि ठीक उसी तरह से जैसे यूरोपियंस अमेरिका में गए थे, ठीक उसी तरह से यूरोपियंस यहाँ पे एशिया में आए, यहाँ पर राज करने की इच्छा से। अब ये एक उनकी थ्योरी है और वो कह रहे कि जिस तरह से उन्होंने वहां पे जो ओरिजिनल लोग थे उन्हें लगभग खत्म कर दिया और बाकी के लोगों को वहां पर लाके उनसे गुलामी कराई, कुछ उसी तरह से इंडिया में रहने वाले जो प्रॉपर यहाँ के लोग थे उन लोगों से, जो बाहर से आए हुए लोग हैं जिन्हें क्या वो कह रहे ब्राह्मण्स, उन लोगों ने उनको गुलामी कराई। और गुलामी किस तरह से कराई, गुलामी कराने के जो सबसे पहले तरीके थे उसके लिए उन्होंने किया कि जो बाहर से आए हुए लोग थे उन्होंने पहले तो यहाँ पे रहने वाले लोगों ने जो भी अपोज किया, उनके अपोज को, उनके खिलाफ जो भी लड़ाइयाँ हुई उनको पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख दिया। और वो कहते हैं कि ये सारी बातें हमें जो ब्राह्मण लोगों ने लिखे हुए स्क्रिप्चर्स है, उनके जो वेद है, उनके जो पुराण है, इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण लोगों ने जो वेद पुराण लिखे हैं जिसके अंदर वो राक्षस और भगवान इनकी लड़ाई के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे कि परशुराम, जो भगवान परशुराम है, या फिर ब्रह्मा विष्णु है, इनके बारे में जब वो बात करते हैं तो वो यहाँ पे महात्मा फुले कह रहे हैं कि ये सारे
ब्राह्मण्स के लीडर्स थे, वो यहाँ पे उनको उनके अपने थ्योरी के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं थे, बल्कि जो ब्राह्मण्स थे उनके लीडर्स थे, और यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे जो कि शरीर से काफी ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, इन लोगों को वो राक्षस दैत्य के तौर पर समझते थे। और उनकी लड़ाई का जो अंत है वो हमें उनके स्क्रिप्चर्स में देखने को मिलता है कि किस तरह से जो सो कॉल्ड भगवान है उन्होंने यहाँ के रहने वाले जो दैत्य हैं या जो ओरिजिनल लोग हैं उनको पूरी तरह से मार मिटाया, खत्म कर दिया। और जो बचे कुचे कुछ लोग थे उनको अपनी गुलामी में लेने के लिए उन्होंने दूसरा शस्त्र प्रयोग किया। दूसरा वो था जो नए नए कानून बनाए, वो सारे कानून उन्होंने बनाए अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण्स है वो भगवान या फिर भगवान से भी बड़े हैं। वो कहने लगे कि जो ब्राह्मण का जो लेफ्ट लेग होता है उसके अंदर सारी पवित्र नदियों के समान जल होता है। आपको क्या करना है, ब्राह्मण के पैर धोकर उसका पानी पीना है। और कई सारे ऐसे उन्होंने नियम बनाए जो कि एक ब्राह्मण व्यक्ति की जिंदगी बहुत ही आरामदायक बना दे, सफल बना दे, उनकी जिंदगी में पूरी तरह से खुशहाली रहे। वही दूसरी ओर यहाँ के रहने वाले जो नॉर्मल लोग थे, जो ओरिजिनल लोग थे, उन्हें नॉन ब्राह्मण कैटेगरी में डालकर उनके ऊपर अलग अलग रूल्स लाद दिए गए। और ये जो रूल्स थे वो अपने आप में ही बहुत ही भेदभाव करने वाले थे। ये कंप्लीटली जो ब्राह्मण थे उनको वर्चस्व देते थे। जैसे कि अगर एक ब्राह्मण चाहे तो वो किसी शूद्र व्यक्ति को ठीक उसी तरह से मार सकता है जैसे वो किसी चूहे को मार डाले, और उसकी सजा उसे क्या मिलेगी, वो चाहे तो 1-2 घंटे का कोई उपवास कर सकता है और उससे जो पाप हुआ था किसी शूद्र व्यक्ति के मर्डर का वो पाप धुल जाएगा। लेकिन वही दूसरी ओर अगर कोई शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण व्यक्ति का मर्डर कर दे तो उसके लिए एक ही सजा है, वो है मौत। और कई सारे ऐसे नियम बनाए गए जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण चाहे तो वो कुछ भी गलत कर सकता है शूद्र व्यक्ति या शूद्र स्त्री के साथ, लेकिन कोई शूद्र व्यक्ति किसी ब्राह्मण स्त्री को छू तक नहीं सकता, उसकी भी बहुत बड़ी सजा थी। किसी शूद्र व्यक्ति की अगर परछाई भी ब्राह्मण के ऊपर पड़ जाए तो भी उसे कड़ी से कड़ी सजा, बहुत बड़ा दंड देने का प्रावधान उन्होंने अपने नियमों के अंदर किया। अब यही रीजन था कि ये एक गुलामगिरी हो गई, ये गुलामी हो गई बाकी सारे उन लोगों के लिए जो नॉन ब्राह्मण थे। और धीरे धीरे जब आज की डेट में जब उन्होंने इस बुक को लिखा था तो वो कह रहे हैं कि अब जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से सिग्रीगेट हो चुकी है। एक तरफ है ब्राह्मण्स और दूसरी तरफ है नॉन ब्राह्मण्स जो कि पूरी तरह से शूद्र की तरह रह रहे हैं। और तीसरे कैटेगरी जो कि है अति शूद्र। अब अति शूद्र कौन है, जिनको आप छू तक नहीं सकते, जिनकी परछाई तक आपको मान्य नहीं है। और जो शूद्र है वो कौन है, वो ऐसे व्यक्ति है जिनसे ब्राह्मण्स जो चाहे वो काम करा सकता है, वो सिर्फ काम करने के लिए है। अब ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं कास्ट लॉज के अंदर। अब ये तो हुई प्रॉब्लम्स कि उस समय में जो सोसाइटी थे उनको हम कह सकते हैं जो ब्राह्मण सुप्रीमसी है उसकी एक बीमारी लग चुकी है, वो उस समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके सॉल्यूशन में क्या है, उसके सॉल्यूशन के तौर पर ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जो उस समय की इंग्लिश या ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्हें एजुकेशन ऑफ मासेस कराना चाहिए। जो मास जनता है, जो शूद्र जनता है, अति शूद्र जनता है, उनके एजुकेशन के ऊपर फोकस कराना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे कि ये जो दलित जनता है, जो शूद्र कैटेगरी की जनता है, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन पाएंगी। धीरे धीरे ये जो लोग आज की डेट में पूरी तरह से ब्राह्मण सुप्रीमेसी के अंदर त्रस्त हो चुके हैं, वो धीरे धीरे अब गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे, अलग अलग ऑफिसेस के अंदर वो अलग अलग पदों पर काम करेंगे, जिससे कि वो भी धीरे धीरे पावरफुल होते हुए एक दिन सोसाइटी के अंदर इक्वेलिटी आ जाएगी। लेकिन उनकी एक कंप्लेंट उस समय के जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उनकी तरफ ये थी कि जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी वो ब्राह्मण लोगों की ही पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही थी। यही रीजन था कि महात्मा फुले ने 1847-48 के करीब पुणे के अंदर सबसे पहली इंडियन स्कूल खोला, जिसके अंदर उन्होंने महिलाओं के लिए और जो निम्न जाति के माने जाने वाले लोग थे उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था कराई। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम आज की डेट में कह सकते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। सोसाइटी अब काफी हद तक आगे जा चुकी है और जाति पाति के जो ये सारे पीड़ा थे या जो ये जो चक्र था, इससे कुछ हद तक ऊपर उभर चुके हैं। लेकिन हम और आप, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम धीरे धीरे जो छोटी या थोड़ा बहुत भी छुआछूत या फिर जात पात का एक बीमारी की तरह कोई अवशेष हमारे समाज के अंदर बच गया है, उसे भी हमें निकाल कर बाहर फेंक देना है। ये करने के लिए जरूरी है कि हम हमारे माइंड्स को ओपन करें। हम किसी भी तरह से जब भी
किसी भेदभाव का शिकार बन रहे हैं तो हम उसके अगेंस्ट आवाज उठाए। हो सकता है आपके अगेंस्ट कभी भेदभाव ना हो, बल्कि आपके दोस्त के साथ हो, साइड में खड़े किसी व्यक्ति के सामने हो, लेकिन जब भी आप भेदभाव को देखें आप उसका अपोज करें, जिससे कि सोसाइटी के अंदर इक्वल प्लेइंग फील्ड बन सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ गया है। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी में से। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे चुका हूँ। अगले वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।